हेलो गाइस, चलिए गाइस शुरू करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2, जिसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न हैं जो आपके सामने अपन बात करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, रूस में वर्ष 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई और क्रांतिकारियों की क्या क्या मांगे थी। तो थोड़ा सा आपके करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे वर्ष 1905 में क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई, इसके क्या कारण थे। जिसके नंबर 1 है, जापान के साथ जो युद्ध में हार हुई थी, रूस की हार हुई थी, इससे वर्ष 1904 में जरूरी वस्तु की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वास्तविक वेतन में 20% की कमी आ गई थी। सबसे पहली बात आई थी जब 1905 में क्रांति हुई थी, तो जापान के साथ जो युद्ध, रूस का युद्ध चल रहा था, इस युद्ध में रूस हार गया था और युद्ध में हारने के बाद 1904 में ही जरूरी वस्तुएं होती, जो तेज जरूरत होती है आपके, नून, तेल, नमक, मिर्च, आटा, दाल, चावल, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ गई थी। जो वहाँ के मजदूर थे उनके वेतन में 20% की कमी आ गई थी। वेतन में कमी का ये नहीं कि उनका वेतन कम, के वेतन उनका पूरा था, लेकिन वेतन में जो सामान मिलने वाला था वो सामान कम आने लगा था। दूसरा, 1904 में जो असेंबली ऑपरेशन वर्क्स, रूसी श्रमिक विभाग, ये क्या थी, असेंबली ऑपरेशन वर्क्स, रूसी श्रमिक विभाग था, उसके 4 सदस्यों को प्योतिलोव आयरन वर्क्स से उनकी नौकरी से हटा दिया गया था। उनको एक नौकरी से हटा दिया था। जब उनकी नौकरी से उन्हें हटा दिया तो इसीलिए, अच्छा हाँ, अब देखते हैं, जब उनकी नौकरी से उनको हटा दिया तो हटाने पे क्या होगा, जो दूसरे मजदूर थे उन्होंने आंदोलन आरंभ कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, आंदोलन आरंभ कर दिया। ये कारण था, इसलिए भी उत्तर प्रदेश होगा। तीसरा, जो पादरी ज्ञापन थे, पादरी ज्ञापन एक मजदूरों का जुलूस था, उसके नेतृत्व में एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचता है। विंटर पैलेस क्या था, जहाँ पे रूस का राजा, इसको जार कहते थे, जार वहाँ पे रहता था, तो उसे विंटर पैलेस कहते थे। तो पुलिस और कोसैक्स, कोसैक्स उसके सुरक्षा गार्ड होते थे, उन्होंने मजदूर पर हमला बोल दिया। इसमें 100 से अधिक मजदूर मारे गए थे। कितने मारे गए थे, 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे, लगभग 300 मजदूर घायल हो गए थे। तो इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी। अगला पॉइंट है, वर्ष 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी, जो खूनी रविवार की घटना हुई थी, इसी से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद देश भर में हड़तालें होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए और इसी बीच जार ने निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा का गठन किया। ड्यूमा कौन थी, रूस की संसद थी। ड्यूमा क्या थी, रूस की संसद थी। और इसी समय जब हड़तालें होने लगी तो क्रांतिकारी ने कुछ मांगे रखी, तो उनकी 3 मांगे महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले, वेतन में वृद्धि की जाए, दूसरी, कार्यस्थिति में सुधार किया जाए, तीसरा, काम के घंटे घटा करके 8 घंटे किए जाए। ये उनकी मांगे थी। कितनी मांगे थी, 3 मांगे रखी उन्होंने। वेतन में वृद्धि की जाए, कार्यस्थिति में सुधार किया जाए और काम के घंटे घटा करके 8 घंटे कर दिए जाए। ये उन्होंने डिमांड की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूस के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक हालात वर्ष 1905 से पहले कैसे थे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि 1905 से पहले जो रूस के हालात थे, वह रूस के हालात कैसे थे। तो हालात ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे, यदि ज़्यादा अच्छे हालात होते तो क्रांति ही नहीं होती। तो सबसे पहला हालात था श्रमिकों की हीन दशा। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस के बड़े बड़े जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उन्होंने लाभ कमाने के लिए क्या शुरू कर दिया, मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया। और शोषण कैसे करेंगे, वे मजदूर को वेतन कम देते थे, कारखानों में भी उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, और वे महिलाओं और बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार करते थे, उनसे भी कोई अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और जब सबके साथ व्यवहार बुरा करने लगे तो मजदूर एक होने लगे, मजदूर में एकता आने लगी। और वर्ष 1900 में इन हड़तालों पर करने और संघ बनाने पर पूंजीपतियों ने रोक लगा दी और इन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। किसको, श्रमिकों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय दशा। दयनीय यानी कि कृषकों की दशा जो थी, हालत थी, वो भी अच्छी नहीं थी। रूस में कृषि दासता तो 1861 में समाप्त कर दी गई थी। कृषि दासता क्या थी, 1861 में समाप्त कर दी गई थी। यहाँ पे बोल गया हूँ, हाँ, लेकिन इसमें किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। कृषि दासता को तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो किसानों की दशा थी, इसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ था। एक तो उनके पास कृषि भूमि बहुत छोटी थी और खेतों का जो विमोचन शुल्क था वो भी कई वर्षों तक वो देते रहे थे। विमोचन शुल्क मतलब क्या होता है, लगान, जो खेतों पर लगान था, लगान भी वो देते रहे। उसके सुधार के लिए काफ़ी उनके पास पूंजी भी नहीं थी
और जिस कारण से किसानों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी और उनमें सुधार होने की कोई आशा भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि उसमें कुछ सुधार हो जाता है। 1905 के पूर्व की स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति क्या थी? आर्थिक स्थिति हम बात करेंगे तो रूस उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आज है। कोई विकासशील भी नहीं था, सबसे गरीब देश था, काफी गरीब देश था। तो औद्योगिक पिछड़ापन, रूस में औद्योगिकरण जो है यूरोप की तुलना में बहुत देर से आरंभ हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर पिछड़ापन विभाग था। दूसरा था देशी पूंजी का अभाव। उद्योग धंधे लगाने के लिए पूंजी के अभाव के कारण विदेशी पूंजीपति भी रूस के धन को लूटकर अपने अपने देशों में पहुंचाते रहे थे, क्योंकि देशी लोगों ने उद्योग नहीं लगाए थे। राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी? 1905 की पूर्व राजनीतिक स्थिति थी, राज्य का जो शासक था वो जार का शासन था। और जार का शासन भी कैसा था? वो था निरंकुश। कैसा शासन था? निरंकुश शासन था। निरंकुश कहते हैं जिस शासन को किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता, उसे निरंकुश कहते हैं। और वर्ष 1905 से पूर्व रूस की जो राजनीतिक स्थिति थी वो भी चिंताजनक थी। यहाँ की जनता अभी भी पुरानी दुनिया की तरह ही रह रही थी, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में अन्य देशों की तरह ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए थे। रूस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ था जैसे बाकी यूरोप में, फ्रांस में हो रहे थे, जर्मनी में हो रहे थे। ऐसा कोई परिवर्तन रूस में आया नहीं था। रूस के किसान और श्रमिक और जो जनसाधारण लोग थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, यानी वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। और उसमें औद्योगिकरण भी काफ़ी देरी से आरंभ हुआ था। इसलिए जो समाज में विषमता व्याप्त थी और राज्य जनता को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं थे। जो राजा था, राजा कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और जनता राजा में दैवीय सिद्धांत का विश्वास ज़्यादा करती थी। राजा कैसी थी? रूढ़िवाद। प्रजा कैसी थी? रूढ़िवादी थी, कि राजा में दैवीय सिद्धांत का विश्वास रखती थी। तो ये थी रूस की स्थिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? प्रश्न एक बार फिर सुन लेंगे। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? तो सबसे पहला परिवर्तन था, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? अक्टूबर क्रांति में हुई थी। अक्टूबर क्रांति कब आरंभ हुई थी? आप मुझे कमेंट में पास करके बताएंगे अक्टूबर क्रांति किस दिनांक और किस सन में हुई थी। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सबसे पहले क्या परिवर्तन हुआ? उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो जो बोल्शेविक थे, इनके आने पर उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। किसका हो गया? श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। सभी बैंक, बीमा कंपनी या बड़े उद्योग या खान, जल परिवहन और आदि रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा था निजी संपत्ति का विरोध। ये जो बोल्शेविक थे, ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। तो भूमि और उत्पादन के साधनों पर पूरे राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर दी गई कि जो भी भूमि है या जो उत्पादन के साधन है वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया गया। उत्पादन के साधनों में किसी के बाद निजी संपत्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। और सबके लिए श्रम आवश्यक कर दिया गया। क्या हुआ? श्रम यानी कि मेहनत करना, इसे आवश्यक कर दिया गया। जमींदारों और पूंजीपतियों के द्वारा आर्थिक शोषण का अंत किया गया। जमींदारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा जो आर्थिक शोषण वो किया करते थे उसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा है लोगों के अधिकारों की घोषणा। लोगों के अधिकारों का एक घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें सभी लोगों के लिए, जनगणों लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा की गई। आत्मनिर्णय के स्वयं निर्णय लेने का अधिकार की घोषणा की गई। चौथा पॉइंट है शांति। लेनिन के सत्ता में, लेनिन कौन था? साम्यवादी दल का नेता था। सत्ता में आने के बाद तुरंत बाद क्या क्या? प्रथम विश्व पीछे हटने के अपने निर्णय की घोषणा कर दी। लेनिन जैसी सत्ता में आते तो उन्होंने विश्व युद्ध से पीछे हटने की घोषणा कर दी और जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव में एक संधि की। जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव में एक संधि की। तो ये था आपका प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो सबसे पहले कुलक, ड्यूमा आदि। तो सबसे पहले कुलक देखिए। कुलक कौन थे? सोवियत रूस के धनी किसानों को कुलक कहते थे। सोवियत रूस के धनी किसानों को, जो अमीर किसान लोग होते थे, उन्हें कुलक कहते थे। कृषि के सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इन कुलकों का अंत कर दिया। स्टालिन ने अंत किया था किसके तहत? सामूहिक कार्यक्रम के तहत। नंबर 2 ड्यूमा। नंबर 2 ड्यूमा क्या है? रूस की संसद है। तो यह रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी जिसका गठन 1905 की क्रांति के बाद जार के द्वारा हुआ, लेकिन इसे शीघ्र ही बर्खास्त कर दिया गया। ये कौन थी? रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी जिसका गठन 1905 ईस्वी की क्रांति के बाद जार के द्वारा हुआ और शीघ्र ही इसे बर्खास्त
कर दिया गया। नंबर 3, वर्ष 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की संख्या, जो महिला कर्मचारी होते थे रूस के कारखानों में, काफ़ी अधिक थी और इन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी और यह मजदूरी कभी कभी पुरुषों के आधी या 3/4 भाग भी होती थी। तो इतनी कम मजदूरी पर इनसे काम कराया जाता था। उदारवादी इम्पोर्टेंट है। उदारवादी क्या है? उदारवादी वे लोग थे जो समाज में बदलाव चाहते थे। उदारवादी क्या चाहता? बदलाव चाहता था और ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे जो धार्मिक दृष्टि से भी सहनशील हो। कैसा हो? सहनशील हो। वंशानुगत शास्त्रों की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध थे। वंशानुगत जो भी शासन है उनकी निरंकुश शक्तियाँ जो बनी हुई है उसके लगातार विरोध में थे, उसके प्रयोग में नहीं थे। और ये कहते थे कि सरकार द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। क्या कहते थे ये? कि व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये संसदीय सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के परस्पर भी थे, परंतु इन्हें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में विश्वास नहीं था और इसके साथ ही ये महिलाओं के मताधिकार के पक्षधर थे। सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में उसमें विश्वास नहीं था, इसलिए ये साथ ही महिलाओं को प्रदान देने मत अधिकार के पक्षधर थे। चलिए अगला देखते हैं। आगे आपको कुछ बहुविकल्प प्रश्न, जैसे रूस में क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आपको सभी को पता है रूस में क्रांति 1905 में हुई थी। लेकिन 1905 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में क्या है? 1917 में हुई थी। चलिए, रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था, तो फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? रूसी क्रांति के पश्चात कौन सी व्यवस्था रूस में आई? तानाशाही आई, साम्यवादी आई, पूंजीवादी या नाजीवादी? तो रूस में साम्यवादी व्यवस्था आई थी। कौन सी व्यवस्था आई थी रूस में? साम्यवादी व्यवस्था आई थी। अगला प्रश्न, खूनी रविवार की घटना कहाँ पर हुई थी? तो खूनी रविवार की घटना कहाँ हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। रूसी क्रांति की तिथि क्या है? नंबर 5 प्रश्न, रूसी क्रांति की तिथि क्या है? तो रूसी क्रांति 7 नवंबर 1915 को में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? इसको हम अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। 7 नवंबर 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न, समाजवाद का जनक कौन है? तो ये तो सभी को पता होगा, समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स। समाजवाद का जनक है कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन है? बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता लेनिन था। कौन था? बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता लेनिन था। किस वर्ष 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? किस स्थान से वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो वह था पेट्रोग्राद। क्या था? पेट्रोग्राद से रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। निम्न में से कौन रूस की क्रांति से संबंधित था? बिस्मार्क नहीं था, रूसो भी नहीं था और लिंकन भी नहीं था, तो ये तो नहीं थे। कौन था? लेनिन था। लेनिन रूसी क्रांति से संबंधित था। लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का क्या नाम था? तो लेनिन द्वारा गठित की गई सेना का नाम था लाल सेना। क्या नाम था? लाल सेना। किस वर्ष जार के साम्राज्य का पतन हो गया? तो जार के साम्राज्य का पतन फरवरी क्रांति के बाद हुआ था। तो फरवरी क्रांति के बाद यानी कि मार्च 1917 में जार के साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूढ़िवादी से आपका क्या तात्पर्य है? रूढ़िवादी जो विचारधारा के समर्थक थे, इसमें आपको पता है रूढ़िवादी का मतलब है परंपरावादी। रूढ़िवादी का मतलब क्या है? परंपरावादी, यानी कि लोग परंपराओं पर विश्वास करते थे। परंपराएं होती, जो भी चीज़ हमारे कल्चर में चली आ रही है उसे हम हूबहू मानेंगे, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, होता है परंपराएं। तो ये लोग क्या थे? राजतंत्र और राजा के दैवी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। रेडिकल और उदारवादी दोनों विचारधाराओं का विरोध करते थे। इतना याद रखेंगे, क्या करते थे? राजतंत्र और राजा के दैवीय सिद्धांतों में विश्वास रखते थे और रेडिकल और उदारवादी दोनों विचारधाराओं का विरोध करते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक इसकी विचारधारा में तीव्र परिवर्तन आया और इन्होंने भी परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया, परंतु ये लोग फिर भी चाहते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो है बहुत ज़्यादा धीमी हो, ज़्यादा तेज ना हो, धीमी गति से परिवर्तन हो और अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए, ऐसा ये चाहते थे। अगला प्रश्न है, रेडिकल से क्या तात्पर्य है?
तो रेडिकल को हम आमूल परिवर्तनकारी भी कहते हैं। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वह बहुमत पर आधारित सरकार की स्थापना के पक्ष में थे, किसी भी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकारों के भी विरुद्ध थे और समानता पर आधारित समाज की स्थापना करना चाहते थे। प्राचीन रूढ़ियों के यह विरोधी थे। राजा के दैवी सिद्धांत में भी विश्वास, प्राचीन रूढ़ियों के क्या तो विरोधी थे, और राजा का जो दैवी सिद्धांत था उसमें भी विश्वास नहीं करते थे। स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी उपायों को अपनाने के पक्ष में तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना का श्रेय इसी विचारधारा के समर्थकों को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, उदारवादी समूह किस तरह की सरकार के पक्षधर थे। तो अभी बताया आपको, उदारवादी जो समूह थे वह ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिल जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा से व्यवसाय करने की, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए और राज्य को आवश्यक कर ही लगाना चाहिए। दूसरा, इसके अनुसार व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़ियों और परंपराओं का दास नहीं बनना चाहिए। प्रगति और विकास के लिए यदि परंपराओं का विरोध भी करना पड़े तो करना चाहिए, समय के साथ जीना चाहिए। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो फरवरी 1917 में राजतंत्र का पतन और अक्टूबर में घटने वाली घटनाएं रूसी क्रांति कहलाता था। फरवरी 1917 में राजतंत्र का पतन, अक्टूबर में घटने वाली घटनाएं रूसी क्रांति का पतन थी। रूस में सबसे अधिक लोग किस धर्म को मानते हैं। तो रूस में जो मानते हैं वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। कौन सा धर्म है? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इस धर्म को लोग ज़्यादा मानते थे। चलिए दोस्तों, काफ़ी है इतना, बाकी अगली वीडियो में है। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप पास कर सकते हो। थैंक यू सो मच।